3 नहीं करोगे 8 साल हो गए मुझे इस साइट पे करते हुए, जिसमें हमारे सतलाल जी ने शुरुआत की थी यहाँ पे बिल्डर के लिए कि इसने ये टावर अनऑथराइज बनाया। उन्होंने एक अखबारी कटिंग में देखा था, ठीक है ना। फिर उस शुरुआत से ये मुझसे जब हम यहाँ आए 2018 संपर्क में आए, तब से हमारा बिल्डर के खिलाफ चल रहा है। 2019 में हम पूरा प्रॉपर डॉक्यूमेंट में और अथॉरिटी के धक्के खा रहे हैं, चाय पी रहे हैं, समझो अथॉरिटी की ये मान लो, आ रहे हैं जा रहे हैं। बाद में जाके हमें पता चला कि अथॉरिटी में भी डॉक्यूमेंट रिसीव कराए जाते हैं, यानी अधिकारियों ने कभी, क्योंकि हमें रिसीव कभी दी नहीं अधिकारी ने। एक दिन संतोष जी का ऐसे बोला, जो नए नए संतोष जी आए थे, कि आप साइन करके दे दीजिए। कहते हैं भैया ऐसे मत कहो, अधिकारी साइन नहीं करता। मैंने जी हम तो कहीं आपको दिए जा रहे हैं कागज़, आप कागज़ों को क्या हो रहा है। कह रहा नहीं लग रहे पहले, मैंने कहाँ लग रहे। तो वो दिन से हम बाकायदा उनसे साइन करवाते हैं, रिसीविंग लेते हैं। इस तरह से हमारा कार्रवाई चलती आ रही है। और जो जो हमारे पेंडिंग इशू थे सोसाइटी के, जैसे पेंट नहीं करा रहा बिल्डर, जो ट्रांसफार्मर है, मेंटेनेंस तो हर इशू अलग है। मेंटेनेंस तो देखो हम खुद भी कर लेंगे, झाड़ू पोछे के लिए मैं कभी नहीं आवाज़ उठाऊंगा। मेरा सख्त वो है, ये वो जो बनती है सोसाइटी में सख्त है मेरा उसमें। सबसे पहले हमारे पेंडिंग काम ख़त्म होने चाहिए। जो जो रिक्वायरमेंट है, जैसे लोगों की रजिस्ट्री नहीं हो रही, उसका एक रीज़न होता है ये ओसी नहीं लेते। ओसी नहीं लेंगे, इनको फ़ायदा क्या ओसी ना लेकर। देखो इसने ABC 3 टावरों की तो ओसी ले ली, डी की नहीं ली। जब तक ये ओसी नहीं लेगा तब तक बिल्डर का आधिपत्य है, मेंटेनेंस पे भी, हर चीज़ पे भी। अगर ये गलती से इसका हैंडओवर ले लेती है तो अधकच्चा से हैंडओवर दे देगा। हैंडओवर की नॉलेज ना तो आज की डेट में एओ को है, ना बिल्डर को है, सिर्फ अधिकारियों को है। वो आपको देंगे ही नहीं ज्ञान कैसे हैंडओवर लिया जाता है, तरीका क्या। अब क्या होता है, अधकच्चा से हैंडओवर आप ले लेते हो, फिर परेशान होते हो, कहीं पर एस्टीमेट नहीं चल रहा, कहीं पर पता चलता बिल्डिंग का इंश्योरेंस ही नहीं कर रखा है बिल्डर ने। बहुत कुछ है हैंडओवर में, बहुत कुछ पॉइंट होते हैं। उन पॉइंटों को ये लोग बिल्कुल नहीं समझते। दूसरा सबसे बड़ा जो मेन कारण है कि ये जो जितना भी गेट नोडा बैठ है जो बना था, ये बना था आपके हाई राइज के कॉन्सेप्ट से। 11 मंजिल, 9 मंजिल, 10 मंजिल, 14 मंजिल, हाईएस्ट 14 मंजिल। इसके ऊपर कॉन्सेप्ट ही नहीं था। तो 2010 में ये लॉन्च हुआ था, इससे ऊपर प्रोजेक्ट था ही नहीं है, या बल्कि नोएडा में भी नहीं था ये चीज़। सरकार ने किसान आंदोलन की वजह से इनको एक FIR बढ़ा के दिया, उसमें सरकार को भी पैसा मिला है। पर बायर ने जिस कीमत में उस टाइम फ्लैट लिया था, बायर को तो नहीं 1 रुपये का फ़ायदा नहीं हुआ ना बायर को डिले का फ़ायदा हुआ, ना बायर को कॉस्ट का फ़ायदा हुआ, कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। बायर तो सिर्फ बार्गेनिंग में ही रहा। उल्टा बायर को ये नुकसान हुआ जी, हाँ 14 मंजिल था जी, एक नक्शा चेंज हो गया, अब हम इसको चेंज कर रहे हैं। अब जी हमारे पे इन्वेंट्री नहीं है जी, क्यों, अब जो रेट अनाउंस हो गया जी 4000 3000 का हो गया। बायर ने लिया 2700 का रेट, तो वो फिर ब्लैकमेलिंग शुरू। हाँ। वो ब्लैकमेलिंग मैंने झेली है 2012 में, क्योंकि मेरे पैसे दे दिए थे इसको, 10% पेमेंट जा चुकी थी इसके बाद, 10% का एक चेक और दे चुका था। जैसे दिया वैसे इसने मुझे ब्लैकमेल शुरू कर दिया कि वो तो हमारा लेआउट चेंज हो गया, नक्शा चेंज हो गया। मैं फर्स्ट 6 में था, फ्रंट का 6 के फ्लोर था मेरा, अब मुझे पटका गया बैक में, और ये भी तीसरा फ्लैट है इसी जगह पे। तो कहने का मतलब ये ब्लैकमेलिंग बायर के साथ होती है, जो किसी को नहीं पता। अब जब एक बार एक बायर के साथ फ्लैट ले लेते 10% दे देते हैं, एज पर रेरा का जो नियम है इसे रजिस्ट्री करानी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ मैं आपको। रेरा जब 2016 में बना तो पहला नियम यही है कि आपने अगर 10% पेमेंट ले ली तो आपको बायर की रजिस्ट्री करानी है, चाहे वो बनाए ना बनाए। हाँ। उससे बनने का कोई रोल नहीं है कि उसने फ्लैट बना दिया नहीं बना दिया। रजिस्ट्री होना चाहिए। अगर वो रजिस्ट्री हो जाती, मैं आपको चैलेंज कर रहा हूँ, आज अग्रवाल जी को इस तरह से आप लोगों को भेजना नहीं पड़ता, ना बीजेपी को इस तरह से प्रचार करना पड़ता। हम बायर के हित की बात करते हैं, सही मायने में तो ना बीजेपी ने बायर के हित की बात करी है, ना कांग्रेस ने करी है, ना सपा ने की है, ना मायावती ने की है। सब ने अपनी जेबें गर्म करी हैं, और जेब गर्म करके अपने बिना राजनीतिक सांठगांठ का कुछ होता है नहीं। ये 100% राजनीतिक सांठगांठ है। इसमें प्रशासन अधिकारी सब मिले हुए हैं। इसलिए मैं पीछे एक डिबेट आई थी ट्राई सिटी में, सौम्य जी उसमें आए थे, IAS अधिकारी सौम्य साहब जी आए थे। सौम्य साहब जी को मैंने इतना खरा सुनाया था, उस पर जवाब नहीं दिया सौम्य जी ने। सौम्य जी ने जवाब दिया कि जी 2016 के बाद हमने रजिस्ट्री कर दी। अरे भाई मेरे को कोई एहसान कर दिया, 2016 के बाद तो रजिस्ट्री वैसे भी होनी थी, प्रोजेक्ट बन गए।
बने हुए प्रोजेक्ट की रजिस्ट्री कराना कोई एहसान कर दिया आपने? वो तो बननी थी। प्रोजेक्ट जो मायावती सप्पा ने जो कार्य किया, उसके बाद जो कार्य डिले हुआ, वो किसकी गलती थी? सरकार की तो गलती थी। किसानों को मुआवजा क्यों नहीं दिया गया? क्यों ऐसी नौबत आने दी कि जो तुमने आज मुआवजे के लिए किसान खड़े हो गए गेट पे? उस समय सरकारों ने उससे कुछ और कह के जमीन ली ना। ये थोड़ा बोला था हाई राइज बना देंगे। ये तो इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनना था, इंडस्ट्रियल जगह थी ये तो। यहाँ तो फ्लैट्स होना बनने थे कि हज़ारों करोड़ों फ्लैट बन जाएंगे। यहाँ तो जस्ट लाइक इंडस्ट्री बननी थी, इंडस्ट्री के हिसाब से यहाँ फ्लैट बनने थे, उस अवसर उस लोगों के लिए रहने सहने का। अब ये जगह इंडस्ट्री तो बनी नहीं, बन गई सोसाइटियाँ, और ऐसी सोसाइटियाँ बनी हैं। अब मतलब हिमालय का एग्जांपल देता हूँ, जब मैंने खरीदा 4 फ्लैट थे, 4 इसके टावर थे। उसके बाद एकदम नक्शा चेंज करता है ये 2013 में, उसमें 5 टावर दिखा देता है। चलो जी एक्सेप्ट कर लिया, हमें तो नुकसान नहीं हो रहा था भाई, हमें क्या फ़र्क पड़ रहा है? तूने अगर 1 टावर बढ़ा लिया, हमें क्या फ़र्क पड़ रहा है? हमने कहा कोई बात नहीं जी, हम मजबूर थे। उसके बाद चलो वो 5 टावर 100 हो गए। 5 के बाद जी 2016 में बोलता जी अब वो 5वां टावर गायब हो गया, ये टावर वो 11 मंजिल खत्म हो गया जी, अब तो वो 2 मंजिल हो गए तुम्हारे बीच में और बीच में। यानी जो हमारे आने जाने की ग्राउंड की जगह थी, एरिया था, ग्रीन बेल्ट थी, उसे घेर लिया गया। कारण 9 मीटर की जगह उसमें पूरी नहीं है। 16 मीटर का गैप होना चाहिए 2 बिल्डिंगों के टावर का, जिसकी वजह से अब ट्विन टावर टूटा है। इसलिए यहाँ पे ये गेम खेला गया, बीच में 2 बनाए फ्लैट, ऊपर नीचे 2 मंजिला और नीचे कुछ, और सारा लेआउट अलग है। मतलब ए टावर का लेआउट अलग, बी का अलग, ई का अलग। तो ये एक, और जब मैंने अथॉरिटी में इस बात को रखा, कहते हैं जी ये तो सारा एक है। सिद्धू मैसरी जी से लास्ट अभी जो रही हैं, खाली एक वो उन्होंने यही संज्ञान में लिया इस बात को। सुधीर जी को बहुत डांटा था कि आप क्या कर रहे हो, बार बार बाहर आ रहा है, इतने सालों से कागज लगाया जा रहा है, इस पर एक्शन लो। एक्शन लिया गया। क्या एक्शन लिया गया? आए, बाहर के साथ मीटिंग की गई, कई मीटिंगें हुई। मीटिंग के बाद यहाँ आके चेकिंग की गई कि ये गलत, ये गलत, ये गलत। जो हमने कहा हाँ हाँ हो रही थी वहाँ पे, वर्बली हाँ हाँ है, पर कागजों पर नहीं है, क्या हेरफेर कर रहे थे। योगी आदित्यनाथ जी की एक मैंने याचिका लगा रखी थी, उस याचिका पे कार्रवाई चल रही थी। सही माने में तो उस चली नहीं, जो मैडम बोल रही थी, बोल के गई तो मैसरी जी, उस पर तो काम ही नहीं चल रहा था। वो तो योगी जी के एक लेटर लगाने का, उस पर जवाब देना था इन्हें। उस जवाब पे इन्होंने सारे टिक लगाए, आए कि जी आप ये टूटेगा, ये टूटेगा, ये टूटेगा, ये टूटेगा। मुझे पता टूटना कुछ नहीं है। सही मायने में जब एक चीज़ बन जाती है वो टूटती नहीं है। मैं जो फाइट कर रहा हूँ बायर्स की, वो ये फाइट कर रहा हूँ, जैसे दुकानें हैं वो हमारी हैं। भैया तुमने जो बेच दी, चलो कोई बात नहीं, बेच दी, अब तो दूसरा भी तो बायर ही है बेचारा, उसका नुकसान थोड़ा होगा। तूने जितने रुपए हम इस दुकानों के बेच के लिए हैं, 1 नंबर से 2 नंबर से तो मुझे पता दुगने लिए हैं इसने। कैश डीलिंग ज़्यादा होती है और एक्चुअली 1 नंबर में कम होता है। अगर 1 करोड़ की दुकान है तो 50 लाख ब्लैक होगा, 50 लाख। तो भाई जो 50 लाख तूने रजिस्ट्री करा दी उस बायर की, वो रजिस्ट्री का जो पैसा है यार, ये जी उसकी कॉस्ट है, वो हमें दे दे एओ को। अगर वो हमें एओ के पास पैसा आ जाएगा, कम से कम मेरा हिमालय का एस्टीमेट है 60-70 करोड़ का है। 70 करोड़ रुपए में मेरा ई टावर भी आता है, उसके अंदर मेरा दुकानें भी आती हैं ऊपर नीचे की, 42 दुकानें हैं यहाँ। 70 करोड़ रुपये का सोसाइटी के पास एओ के पास आ जाएगा। भविष्य में हमें भीख मांगनी पड़ेगी, श्रिंकिंग फंड लगाना पड़ेगा। आज तो ये बिल्डिंगें सही हैं, भविष्य में क्या होगा इस बिल्डिंगों का। ये लड़ाई मैं लड़ रहा हूँ, ये सबके लड़ रहा हूँ। ये नहीं कि मैं खाली हिमालय के लड़ रहा हूँ, इको विलेज 1 के लिए भी मैं लड़ रहा हूँ, देविका गोल्ड के लिए भी लड़ रहा हूँ, अमरपाली के लिए भी लड़ रहा हूँ। अगल बगल जितनी सोसाइटीज़ हैं, जो मेरे संपर्क में आता है उसके साथ में मिलकर आवाज़ उठाता हूँ। तो ये बहुत बड़ा मुद्दा है, इस पर कोई ध्यान नहीं था। और क्यों बिल्डर ऐसा काम नहीं कर रहे, उसका सिर्फ मेन कारण है संस्थाएं। मैं नाम नहीं लूँगा, आपको सबको पता है किसके कार्य की तरफ तार्कित कर रहा हूँ मैं। संस्थाएं हम ही लोगों को गुमराह करके सड़कों में बैनर लेके खड़ी कर देती हैं, पार्ट टाइम धरना करने से। उससे होता क्या है भाई, सड़क के अंदर 15 मिनट तुम खड़े हो गए, 20 मिनट खड़े हो गए, फोटो खींची, वीडियो खींची और भेज दिया, उसको तुमने नहीं छुपा दिया। वो सोल्यूशन ही नहीं है, क्योंकि संस्थाएं कभी कागज लगाती ही नहीं है। कागज लगते हैं हमारे पास, यहीं पे ऐसे आप लोग आगे मेरे पास कि मैं जी अग्रवाल जी ने भेजा है, हम आपसे मिलना चाहते हैं, मीटिंग करना चाहते हैं। ऐसी ही संस्थाएं करती हैं, आगे एक पोपट ढूंढ लेती हैं सोसाइटी के अंदर से, उस पोपट को आगे करती हैं। पोपट यहाँ पे ग्रुप पर डालता है, वो ग्रुप से 10-15 बंदों को लेके वहाँ चले जाता है। इससे काम नहीं होगा। अगर संस्थाओं को वाकई में होम बायर की आवाज़ उठानी है, जैसे हमारे यहाँ से अभिषेक जी को चुना गया था, तो कम से कम जो
कागज़ लगा रहा है, जो बोल रहा है, जो आवाज़ उठा रहा है, उससे एक बार मिले सही? क्यों नहीं मिले मुझसे आज तक, जबकि मैं उनकी संस्था के अंदर था? क्यों? उन्हें पता है ये अंदर भी कागज़ लगाएगा तो हमारा जो धंधा है पानी वो ख़त्म। तो नेचुरल और बिल्डर के खिलाफ ये आवाज़ उठाने लग जाएंगे तो इनको कोई पूछेगा ही नहीं संस्थाओं को। मैंने आज तक किसी के साथ संपर्क नहीं किया संस्थाओं का, कराया तो उन्होंने किया, मैं उसके साथ गया हूँ और कागज़ लगाए। एक कागज़ का संस्था ने अगले बार कागज़ नहीं लगाया। क्यों नहीं लगाया? डर, यार ये बंदा तो मरवा देगा, ये तो वो कागज़ लगा देता है जिसमें बिल्डर को नुकसान होने वाला है। जहाँ बिल्डर को नुकसान होता है, जहाँ अधिकारियों को नुकसान होता है, जहाँ सरकार को नुकसान होता है, इन जगहों पे खड़े हो जाते हैं। और हैरानी की बात है, सरकार को नुकसान करने में ज़्यादा इंटरेस्टेड है और अपना फायदा ज़्यादा ले रहे हैं। आप बताओ, रजिस्ट्री में जो सरकार को पैसा मिलना है क्यों नहीं लिया जाए भाई? क्यों फ्री में रजिस्ट्री कराई जाए बायर की? बायर की गलती क्या है इसमें? बायर ने तो पूरी पेमेंट कर दी ना। तो ये ऐसा क्यों सरकार को प्रेशर डाल रहे हैं, सड़कों में खड़ा कर रहे हैं लोगों को? डाइवर्ट कर रहे हैं ना भाई ये डाइवर्टेशन क्यों हो रहा है? लोगों को समझ नहीं है, ये अक्ल खत्म है लोगों की, ये अक्ल नहीं है। मैं तो खुद हैरान हूँ, ये करना क्या चाह रहे हैं? आप डाइवर्ट मत करो, उसकी जड़ पर जाओ। जड़ है उसकी ट्रांसफ़र चार्ज, एडमिशन चार्ज जो लेते हैं लोग, और एक फ्लैट को 100 बार बेच रहे हैं। अगर एक फ्लैट 100 बार बिक गया तो एक फ्लैट की कीमत कितनी है? तो कितनी भी बिके फ्लैट? 30-30 लाख 20-20 लाख के तो बिके थे। अगर बिल्डर ने 100 बार फ्लैट को बेच दिया, आज 2-2 लाख रुपये 3-3 लाख ट्रांसफ़र चार्ज लेते हैं, एक नंबर से भी और 2 नंबर से भी। और धमकी देते हैं अगर तुम कैश दो नहीं दोगे तो तुम्हें GST देना पड़ेगा 18%। और देना पड़ता, मैंने दिया है, दुपट्टा में मैंने GST दिया 18%। और हैरानी की बात है, GST मैं दे रहा हूँ, पेमेंट मैं कर रहा हूँ, और लग रहा है उसके नाम पे जिसके नाम पे पहले फ्लैट था। गेम देखो, ताकि मैं लड़ भी ना सकूँ। जब मैंने अपना चेक दिया भैया, मैंने पैसे दिए तो मेरे नाम पे तो आएगा सब, तो मेरे नाम पे भी नहीं है। क्यों? अब वो बंदा तो गया बेच के, तो वो आएगा ही नहीं फ्रंट में। तो इन पे कभी ज़िंदगी में गाज नहीं गिरेगी। जबकि मैंने पता कर लिया है, कोई लो नहीं है ट्रांसफ़र चार्जेस पे, कोई लो नहीं है। कहीं अपार्टमेंट एक्ट में कहीं लिखा, नरेगा एक्ट में लिखा कि अब ये ट्रांसफ़र चार्ज ले सकते हैं। हाँ, मिनिमम चार्जेस हैं, मुश्किल से 10,000, 8,000, 9,000 जो उनकी डॉक्यूमेंट में लगते हैं। डॉक्यूमेंटेशन। हाँ, जो स्टैंप के पैसे लगते हैं, और जबकि वो स्टैंप के पैसे भी हमसे ही ले रहे होते हैं। जो हमें प्रॉपर्टी बेचता है वही स्टैंप पेपर लेके जाता है। तो ये खर्चते कहाँ हैं पैसे? डॉक्यूमेंट पैसे भी बायर ने दिया, ट्रांसफ़र चार्ज भी बायर ने दिया, ये किस बात का पैसा? फिर एडिशन चार्ज भी लेते हैं, एडमिन चार्जेस। अब ये कौन से एडमिन चार्ज? ये एडमिन चार्ज क्या है? एडमिन चार्ज वही कि हमने दंड ले लिया यहाँ आगे सोसाइटी के अंदर घुस के अंदर, तो वो 11,000 कुछ का तो ये सुपरटा का एडमिन चार्जेज है। वो भी ये चार्जेज है एडमिन की, वो जो ईमेल आईडी और जो बिल आपके अकाउंट में आएंगे दिखेंगे, बस ये ट्रांसफर कंप्यूटर में सिंपल एंट्री करनी है। बिजली बिल का क्या है सर? बिजली बिल में तो देखो क्या है, एक वो तो सरकार का भी घोटाला है इसमें। हाई राइज और लो राइज में मैं आपको डिफरेंस दिखा देता हूँ क्या है। लो राइज में जो बिल्डिंग होती हैं, लो राइज चाहे 4 मंजिल है चाहे 5 मंजिल है, वहाँ जो सरकार है खुद करती है खर्चा, सारा ट्रांसफार्मर से लेके आपका घर तक का। अब आए हम हाई राइज में, वहाँ सरकार का सारा खर्चा खुद आएगा। ट्रांसफार्मर आग लग गए तो सरकार के आएंगे अधिकारी, अखड़ करके, और टाइम से होता है, ये नहीं कि वो सालों साल रहे बंद हो जाएगा काम। अब आ जाओ जी हाई राइज। हाई राइज में क्या है कहानी है, आपका जो भी खर्चा होगा हम बायर्स का होगा। अगर बिल्डर है तो अभी बिल्डर कर रहा है, पर कैसे पैसे तो हमसे ले रहा है बिल्डर। बिल्डर क्या करता है, मान लो जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ हिमालय का करंट का, जब मैं स्टार्टिंग में यहाँ पे शुरुआत हुई थी, बिल्डर ने 900 तक के पैसे का लोड लिया हुआ था NPCL से, जब A और B टावर था। जबकि हमारा जो ट्रांसफार्मर यहाँ लगना था वो 6,200 कुछ का लगना था, ठीक है। कहाँ 6,000 और कहाँ 900, ज़मीन और आसमान का अंतर है। जब मैंने फिर इसकी जांच करी ट्रांसफार्मर की, तो उस समय यहाँ पे 1250 की जगह ट्रांसफार्मर लगा हुआ, मतलब लोड पे। बिल्डर से मैंने बोला भाई तू 1250 का ट्रांसफार्मर लगा रहा है और जो हमसे जो फिक्स चार्ज ले रहा है बिल्डिंग के, वो तो 5 kg के ले रहा है। तो ये डिफरेंस है। तुझे हमसे तो तूने बिजली के पैसे जो फिक्स चार्ज लिए तो दुनिया भर के ले लिए, दे तो उसको कितना रहा है NPCL को? NPCL भी कम नहीं है। अगर 900 दिखाता है बिल्डर तो 200 रुपये अलग से ही लेता है। क्यों ले रहा है 200 रुपये अलग से? तू 900 तो 900 ही ले, तो तेरी बिजली 900 पे आई है तो 200 ऊपर के बढ़ा के दे, क्योंकि उसे पता है उसका भी धंधा है ना NPCL का भी। देखो मर रहा है बायर,
NPCL को 200 रुपये और ऊपर मिल गया, यानी 900 दिखा रहा है बिल्डर, 200 की खपत है उसकी, दे रहा है खपत के पैसे 1100-1200। क्यों दे रहा है भाई 1100-1200? ये धंधा है। ये 1100-1200 रुपये अफसर इसलिए लेते हैं कि उन पर कल गाज न गिरेगी कि हमने तो जी उससे भी ऊपर लिया है पैसा। सच्चाई ये है कि वो 900 नहीं है, हमसे लिए जा रहे थे 4000 किलोवाट के पैसे, 4000 के पैसे हमसे लिए जा रहे थे, दिखाया जा रहा था 900 का। उस घपले को छुपाने के लिए वो MP से थोड़ा सा बढ़ा के देता है एक्यूरेसी से, तो एक्यूरेसी नहीं है यहाँ पे। उसकी भी फाइट करके कोर्ट में है कमजोर, उसकी वजह से या कुछ लोगों के भी यहाँ पे मदद की वजह से इसके लिए अब इस बार ठीक हुआ है। पर पिछले जो उसने पिछले 5 साल का ले लिया उसका अभी तक कुछ नहीं है हिसाब। आज यहाँ हिमालय में कोर्ट में जाने पे हम लड़ रहे हैं, आवाज़ उठा रहे हैं, तो थोड़ा बहुत सुन रहे हो रही है सुनवाई। ये स्थिति हर सोसाइटी की है, हर सोसाइटी की स्थिति है। तो आवाज़ यही है कि भाई तुम जो कर रहे हो, जो भी है, चाहे सरकार करे चाहे उसके नहीं करे, मैं तो खुद कह रहा हूँ सांसद बन गया, अच्छी बात है अग्रवाल जी, मेरी तो यही इच्छा रहेगी, क्योंकि होम बायर की बात में पहली बार है किसी सांसद ने या इसने इस तरह की आवाज़ उठाई है। और मेरे ख्याल से इसमें तो कई हज़ारों गाँव हैं, ये तो गाँवों में धक्के खा रहे हैं। गाँव में धक्के इसलिए खा रहे हैं, वैसे इनको ये यकीन है योगी जी मोदी जी के नाम पे वोट मिल जाएंगे, और क्या। तो यहाँ हमें तो छोड़ दिया गया इस भरोसे कि ये तो वोट देंगे ही देंगे, कन्फर्म है ना देंगे ही देंगे। क्योंकि यहाँ के लोगों को अवेयरनेस भी नहीं है। मिडिल क्लास क्या करता है, सुबह जाता है नौकरी करता है, घर आता है, बच्चे पालता है, सो जाता है। सबसे ज़्यादा लूटा जा रहा है मिडिल क्लास को, क्योंकि वो आवाज़ भी नहीं उठा सकता, ना वो साथ दे सकता। ये जो प्रोग्राम है सर 26 तारीख को है नोएडा डायलॉग के तहत, बैनर नोएडा डायलॉग का, जिसमें नोएडा की विकास की बातें को जो करते हैं, बुद्धिजीवी का एक मंच है। इसमें सरकार के नुमाइंदा के तौर पे गोपाल कृष्ण अग्रवाल सम्मिलित हो रहे हैं, ठीक है। और उनसे 3 महीना पहले, आज से 3 महीना पहले होम बायर्स के बहुत सारे लोग उनसे जाकर मिले, तरह तरह के लोग। मैं भी था। उनको लगा कि यह मुद्दा सच में दिल से जुड़ा हुआ और भविष्य से जुड़ा हुआ मुद्दा है। इसके लिए उन्होंने पहले 3 महीना तक रिसर्च ही करवाया, ग्राउंड लेवल पर जाकर लोगों से पहले मिलना जुलना, क्या है मुद्दे, क्या है, कितने लोग का डाटा उन्होंने तैयार किया। जब डाटा तैयार हो गया तो उनको लगा कि अब समस्याएं तो जटिल हैं, समस्याएं तो हर कोई सुन रहा है लेकिन बात कर, लेकिन समस्याओं को समाधान की ओर कौन ले जाएगा, इस पहलकदमी को उन्होंने लिया। तो ये जो 26 तारीख को प्रोग्राम है, इसकी जानकारी आपको पता हो गया होगा। इसमें है कि श्वेत पत्र जारी होगा, श्वेत पत्र जारी आप समझ ही रहे थे, जानकार। श्वेत पत्र तो बहुत जरूरत है, समाधान इस बहुत जरूरत है। देखो हमेशा और डॉक्यूमेंट श्वेत काम पत्र करो जब तो जारी होता है। होगा वो ऐसी आप और हम लोग के बीच में नहीं जारी नहीं, वो होगा, तो सरकार आम से- लोग भी रहेंगे, लेकिन ये सरकार नेशनल स्पोक पर्सन है, तो जनरेटी है कि नेशनल मीडिया रहेंगे, चाहे वो दिल्ली का मीडिया हो चाहे यूपी का मीडिया हो। समझ गए। इस तर्ज पर ये श्वेत पत्र हो जाएगा। एक तरह तो बीजेपी से भी है, सरकार के बहुत बेहतर भी है, तो उनके लिए जनता के मुद्दों को कैसे समेट के वाइब्रेट कर सकता है, कि उम्मीद जगा सकता है कि आप कैसे, अगर स्टेट सरकार नहीं कर पा रही तो आप केंद्र सरकार के बीच में करिए, और लोगों का एक टीम तैयार कीजिए जो नेतृत्वकर्ता को उसको सीधे मोदी सरकार, गृह मंत्रालय से मिलवाइए, अमित शाह से मिलवाइए, और इसका तत्कालिक प्रयास हो। आपने बेहतर अच्छा कहा कि चुनावी समय में नेता हो जाते हैं, अब 2024 का चुनाव है, अगर ये मुद्दा अभी नहीं समाधान की ओर बढ़ेगा तो फिर समझिए 5 साल फिर गॉन हो जाएगा। हमेशा ये आप ये भी समझ रहे हैं, हर बार होता है। और ये बात बाहर के लोग को नहीं समझ में आएगा, ये हम लोग को समझ में आ रहा है कि कौन क्या कर रहा है। बाहर के लोग तो मोदी योगी के नाम पे वोट दे रहे हैं, लेकिन जो मिडिल क्लास और सोसाइटी, जो हम लोग पढ़े लिखे लोग का एक तबका है, ये तो सोच समझ के वोट करता है, ऐसे हवा पानी में तो वोट नहीं करता। और घर का जो मुद्दा है, ये मुद्दा वर्तमान मुद्दा तो है नहीं, ये भविष्य का मुद्दा है, जिसमें आज आप अपने कमाई का एक हिस्सा इसलिए लगा देते हैं कि मेरा बाल बच्चा, मेरा भविष्य जो उसमें केंद्रित है। वो जब भविष्य टूटेगा तो सरकार से हमको राजनीति लेना देना बंद नहीं जाएगा। अब हम आपसे एक चीज़ इसमें जानना चाहेंगे, ये होम बायर्स के लिए तत्कालिक समाधान जो करना चाहिए, सबसे पहले वो क्या करना चाहिए? तत्कालिक समाधान, तत्कालिक समाधान सबसे पहले जो होम बायर के लिए करना चाहिए, जैसे रजिस्ट्री का एक मामला बता दें। देखो रजिस्ट्री का मामला कुछ नहीं है मेरे हिसाब से, तो रजिस्ट्री का कोई मामला ही वो हो नहीं है। सकता है, वो बहुत ईजी है। सरकार तुरंत एक्शन ले बिल्डरों पे, सारे बिल्डरों पे एक्शन लिया जाए, और जो उनकी प्रॉपर्टीज है, देखो यहाँ पे तो वो ठेकेदार हैं, मैं आपको बात बता रहा हूँ, बिल्डरों का यहाँ ठेकेदार हैं, ये इनके पास कुछ नहीं है, ये कंपनी बना के एक प्रोपराइटर डायरेक्टर बन के ये सब जीरो है। अगर यहाँ से इस प्रॉपर्टी से आप सोचोगे जैसे मेरे हिमालय के मेरे को पकड़ना है, इस प्रॉपर्टी से पकड़ना है, तो नहीं पकड़ पाओगे, क्योंकि यहाँ की प्रॉपर्टी पे वो गिरवी रख के बैंक में लोन लेते हैं। तो कहने मतलब वो ठेकेदार ने तो बहुत अच्छा गेम खेला हुआ है, आपको भी पैसे नहीं दे रहा सरकार को, और लोन भी लेके बैठा हुआ है। इसमें यही आपके कहने का मतलब ठेकेदार तो बेचारे जीरो है,
लेकिन वो अंत में हीरो बन जाते हैं आपके नाम पे और हम लोग हो जाते हैं जीरो। बिल्कुल बिल्कुल। अब क्या है कि सच ये है कि ट्रांसफ़र चार्ज बिल्कुल रोक लगा दिया। ट्रांसफ़र चार्ज आपको पता है एक जगह नहीं लिया जा रहा है, अथॉरिटी में लिया जा रहा है, जो शायद किसी को नहीं पता कि वहाँ भी 100-200 रुपये नीचे चलते हैं टेबल से। यानी आपको वहाँ भी 20-25 हज़ार देने पड़ते हैं, अदरवाइज आपका वो भी टीम भी नहीं बनेगा। हर तरह से करप्शन है, उसको रोका जाए। इनकी पूरी चेन है, अधिकारियों की, बिल्डर की पूरी एक चेन है। इसमें पुलिस प्रशासन भी मिला हुआ है। ये सारे मिलके एक गठजोड़ बना है। हाँ वो मैं समझ रहा हूँ। ये गठजोड़ को तोड़ना पड़ेगा। कैसे टूटेगा गठजोड़? जब आप एक जगह हथौड़ा मारेंगे। हथौड़ा कहाँ मारेंगे? ट्रांसफर चार्ज। बता भाई तेरी कितनी इन्वेंटरी, तूने कितना बेचा खेला किया। भाई ये नेचुरल है। जब उस मकान की रजिस्ट्री पे कागज़ पे आओगे, बिल्डर के अकाउंट में पैसा तो गया होगा कहीं ना कहीं से। सारे अकाउंटों की शूट नहीं कर दो। कितने मकान है मेरे हिमालय में? 1200 मकान फ्लैट हैं। 1200 फ्लैट में कितनी बार तू मकान बेच लेगा? दुगना बेच लेगा, 2500 बेच हो गया। अब तेरे अकाउंट में दिखी होंगी 10,000। अब 10,000 फ्लैट तेरे तो हिंदू बेच कैसे दी तूने? आ गया पकड़ में बिल्डर, आ गया पकड़ में बिल्डर। अब रहा दूसरे ट्रांसफर चार्ज का जो लेते हैं, वो भी तो कहीं ना कहीं डाल रहा हूँ किसी अकाउंट में। जैसे मेरे को सुपरटेक का ट्रांसफर चार्ज के पैसे मैंने दिए हुए हैं, मैं उस पर आपको पेमेंट की दिखा दूंगा, उसका बैंक की इंक्वायरी कर लो, तो उसने कहीं से लिए होंगे ये पैसे। इस तरह से आपको पर बायर के पास जाके उसकी दिक्कतें समझनी होगी। सबसे बड़ी दिक्कत है ट्रांसफ़र चार्ज जो ये बिल्डर करते रहते। इस चक्कर में ओसी नहीं लेते, और ओसी भाई मेरे को मिलना भी नहीं चाहिए, क्योंकि यहाँ काम पूरे नहीं हुए होते। ये तो अधिकारी को पैसे खिलाते हैं और अधिकारी पैसा लेते हैं जिम में, और फिर उसको ओसी दे देते हैं अपने एसी के कमरे में बैठ के। यहाँ अधिकारी कभी नहीं आता चेकिंग के लिए। अगर अधिकारी यहाँ आ जाता तो ए टावर और बी टावर की, ई टावर जो बनाया ना आज ये, इसकी ओसी ज़िंदगी में नहीं मिलती। 2 टावरों के बीच ये टावर बन ही नहीं सकता। अधिकारी ने तो घर बैठ के आंख बंद करके साइन किए हुए हैं, एनओसी दे दिया। यहाँ तक कि फायर का भी इन्होंने परमिशन नहीं ली थी, तब भी इनको पास सब कुछ था। कैसे पॉसिबल है? इसमें तो बाहर से दे रहे हैं। मैं यही कह रहा हूँ। अब ये वो बना के हमारे को हैंड ओवर दे देते हैं। इस हैंड ओवर का हम करेंगे क्या? जब ये बिल्डिंगों में पेंट होना है, इसके पाइप सड़ गए, गल गए, अब 5 साल इन्होंने निचोड़ लिया, 5 साल और 10 साल हर बिल्डर निचोड़ रहा है। 10 साल के बाद ये एओ के हैंड ओवर में सिर्फ एक मेंटेनेंस पकड़ा देता है, और जब ये बुढ़ी हो जाती सोसाइटियाँ मरने लग जाती हैं, तब निकल के भाग जाता है, क्योंकि वो ठेकेदार है। अब यहाँ एओ के लोगों को समझ नहीं आती। तुम थोड़े से स्वार्थ के लिए, थोड़ा सा स्वार्थ है एओ में, क्या कर लोगे यार? तुम्हारा ज़्यादा से ज़्यादा मकान की मेंटेनेंस फ्री हो जाएगी, तुम्हारा पानी का बिजली का बिल नहीं आएगा। इससे ज़्यादा एओ वालों को बेनिफिट नहीं मिलता। नहीं बाकायदा हेडेक अलग मिलती है, लांछन अलग लगता है कि तुम पैसा खाया, ये खाया, वो खाया। सही बात। मैं तो कहता हूँ मेंटेनेंस होनी ही नहीं चाहिए सोसाइटी की, मेंटेनेंस फ्री सोसाइटी होनी चाहिए। मेरा तो मोटिव बिल्कुल अलग है। मैं मेंटेनेंस फ्री सोसाइटी चाहता हूँ। मेरा जो मकसद है, जो मैं लड़ रहा हूँ, मैं आज जो पिटा हूँ इतना, जो आज मैं घर में लेटा हुआ हूँ, मैं बेड में हूँ आज, इसकी वजह यही है। क्योंकि लोगों को समझ नहीं आता नोटल जी मेंटेनेंस फ्री सोसाइटी क्यों कहते हैं। क्यों? हमारी दुकानें हमें मिल जाएंगी, हमारे जो ई टावर बन गया फालतू का, इसका टूटना तो देखो कुछ नहीं है, पर हमें लिखना पड़ता है, बोलना पड़ता है, तोड़ो, बोलना पड़ता है। अब लोगों को क्या यहाँ पे अफवाहें फैलाई जाती हैं, देखो नोटाल जी वो तोड़वा रहे हैं। अबे मूर्खों, तोड़ना ही बोला जाएगा, पर जब हम कोर्ट में लड़ेंगे, केस लड़ेंगे, तो वहाँ टूटेगा कुछ नहीं, हरजाना मिलता है। अगर वो हर सोसाइटी को हरजाना मिल गया, और एक फोर्सली एक गवर्नमेंट ने अगर कैसा कुछ श्वेत पत्र निकाल दिया कि अपार्टमेंट एक्ट 2010 के हिसाब जो भी गलती हुई हैं उन पे योगी जी का बुलडोजर चलेगा। बुलडोजर चलेगा मतलब तोड़ना नहीं होता। नहीं, लोगों को बुलडोजर की परिभाषा नहीं पता ही नहीं है। बुलडोजर का मतलब होता है कि लोगों के लिए न्याय दिलाना। न्याय का मतलब बुलडोजर है। ऐसे ही हिमालय पेड़ को न्याय दिलाना है। तो ई टावर, दुकानें, इनकी जो उस बिल्डर ने कीमतें ली हैं, वो कीमतें एओ को ट्रांसफ़र की जाएं, ताकि एओ अपनी सोसाइटी को रन कर सके। और जितनी भी सोसाइटियों में ये दुकानें चल रही हैं अपनी इंटरनल, इनसे एओ पैसे ले और सोसाइटी की व्यवस्था को अच्छी तरह मेंटेन करे। क्योंकि ये अपने भाई हैं, उनकी दुकानें भी हम नहीं हटा सकते। लोगों ने सोसाइटियों में दुकानें चला रहे हैं, वो भी जीवन के अपना पालन कर रहे हैं, हम नहीं चाहते वो हटे, पर एटलीस्ट जो उनका बिजली का बिल या उनकी जो भी है थोड़ा बहुत योगदान सोसाइटी को दें, क्योंकि आप उससे बिजनेस जनरेट कर रहे हो। ये सब अगर चीज़ें होंगी तो मेंटेनेंस फ्री सोसाइटी आराम से बनेगी। इसे मेंटेनेंस फ्री कहते हैं। अब ये मेरी सोच है। इस प्रोग्राम में सर आपका योगदान क्या हो सकता है? आप बोलो, जो मैंने बोला मेरी मेंटेनेंस फ्री की तरफ आपके मैं पास मैटर आ गया होगा, प्रोग्राम का मैसेज आया है? हाँ, मैसेज आया मेरे पे, तो बकायदा फ़ोन भी आया था, पोस्टर आ गया, सब आ गया। इसे आप आगे आउटरीच कर लीजिए जो लोग वायरस प्रभावित हैं लगातार।
ऐसा मेरा हैशटैग है जागो होमबाज जागो। आप देखना मेरे साथ सरकार ने क्या किया, मैं तो आपको बता देता हूँ। मैंने भ्रष्टाचार दिवस मनाने के लिए एक अपील की थी 1 जुलाई को। जागो होम वायस जागो। हैशटैग जागो होमबाज जागो, जागो होमबाज जागो, इसमें सर्च करो, आपको दिख जाएगा। ट्विटर में हो आप, हैशटैग जागो होमबाज जागो, इकट्ठा ही है। ठीक हो गया। मुझे हाई करोगे मैं आपको भेज दूंगा, ट्वीट भेज दूंगा। सर किसी पद पे हैं? एओ है। जीरा का मेरी बात सुनो, मैंने क्या बोला, मैं चिढ़ता किससे हूँ? एओ पद, मैं किसी पद प्रतिष्ठा के लिए काम नहीं करता, मैं इंडिविजुअल व्यक्ति जुड़े हूँ। हुए हैं। जुड़ा मैं सारी संस्थाओं से हूँ, ऐसी कोई संस्था नहीं जो बोलते नोडल जी हमारे साथ नहीं है। पर मैं लगाता हूँ डॉक्यूमेंट होते हैं सत्य, और उसमें गिरती है गाज, जब गाज गिरती है सब भाग जाते हैं। पैसे से बिजनेस है मेरा, मैं बिजनेसमैन हूँ, पर बायर की दिक्कतें देख के मैंने थोड़ी देर के लिए बिजनेस को होल्ड में रखा है। हाँ, नहीं, 5 साल से मैं बिजनेस नहीं कर रहा हूँ, इसलिए इस बायर की लड़ाई लड़ रहा हूँ। पर मैं बिजनेसमैन ही हूँ, और यहाँ समाज सेवी की छवि से मुझे देखा जाता है, तो सही मायने में बिजनेसमैन हूँ। अभी मुझे हाई राइज उसका अवार्ड मिला है। मैं चाहूँगा सर कि उस प्रोग्राम में तो आप खुद शामिल हो, दूसरों को भी शामिल करें, और आप जरूर उस वहाँ बात रखें। मैंने देखो यही मैंने, आप वहाँ मैसेज दे देना गोपाल जी को, कोशिश कीजिए, संस्थाओं को बुलाइए, पर मंच मत दीजिए। एक गाइडलाइन देने की जरूरत है ना, आपकी बात जो आपकी बस बात। सिंपल उनसे कहिए एक अच्छी जी, जगह पर जो guideline देना, होम क्योंकि बायर, dialogue जैसे मैं करना। हूँ जागो होम, मेरा देखो, हाँ, मैं भी संस्था बना सकता था 8 साल से, तो हाँ, मैं भी क्या कर लेता, पर मैं भी उनकी तरह हो जाता। हाँ, और लोगों की तरह रख ले। आज मैं इतना सख्त हूँ, इतना कठोर बोल देता क्योंकि हूँ। हम इसलिए आपको बोल रहे हैं सर कि नोडा डायलॉग है, या नेताओं का भाषण से ज्यादा अपने बिल्कुल। लोगों का बात होना चाहिए, नेता तो dialogue मेरे ख्याल से होना ही इसलिए नहीं मैं चाहूंगा चाहिए, कि आप जरूर बात और रखें। संस्था ना हो तो ज़्यादा अच्छा। हम्म, साफ कड़ी भाषा बोल रहा हूँ, संस्थाएं नहीं। क्या करती हैं, गुमराह करती हैं। यहाँ की संस्था सारी गुमराह कर रही हैं। हम्म, एक भी संस्था ने एक भी डॉक्यूमेंट नहीं लगाया। जो डॉक्यूमेंट लगाती है ना, अगली बार उसका रिमाइंडर देना होता है, वो भी नहीं देती, क्योंकि उनके अधिकारियों से सेटिंग होती है, यार क्या कर रहा है, बच्चे नहीं पालने। पोल खोलने की जरूरत है सर। बस मेरे सामने बात हुई है, ये ये भी तो पोल खोलने की जरूरत है। ये मेरे सामने बात हुई है। मैं जब लेके गया, मैं नाम ही लूंगा उन शख्स का, जो अध्यक्ष हैं, एक पूरी संस्था चला रहे हैं, जीएम, तो क्या बोलता है उनको, अरे नोटल जी यार आपका एक बच्चा है, डायलॉग देखो, वो भी ये बोलता है नोटल जी एक बच्चा है। अरे भैया मैंने एक बच्चा, तो 2 बच्चों से क्या लेना देना। अरे यार, सवाल मैं तो ये कहना चाह रहा हूँ कि भाई ये गलती है, बस ये पीछे काम चल रहा है, इसकी आवाज़ उठाई थी, साथ में वो भी कहते हैं, वो रिटायरमेंट के स्टेज में थे, जीएम है। ऐसा उन्होंने लिटरली रिक्वेस्ट फॉर्म पे मुझे बोला, नोटल जी देखो अगर ऐसा देखोगे तो सारा नीचे से लेके चपड़ासी से लेके हमारा ऊपर तक बटा हुआ है, अब मैं क्या करूं, मैं एक्शन लूंगा, ये ऊपर वाला मेरे पे एक्शन लेगा। कहने का मतलब अधिकारी पे अधिकारी टिका हुआ है, यानी 1000 रुपये का नोट चल रहा है तो 1000 रुपये बट रहे हैं, चपड़ासी को 1 मिल रहा है तो नीचे ऊपर 2 मिल रहे हैं, 3 मिल रहे हैं। जब इनकी पूरी चैनल है तो मैं बीच में, अपने बीच वाला, आप तो सीधे बीच में आ गए हो, आपने सबको जम मार दी नीचे से ऊपर तक, अब सीधा आप सीओ लेवल और जीएम लेवल पर खड़े हो गए हो। अब ये घबरा रहे हैं। अब मैंने डॉक्यूमेंट में बकायदा जीएम का, उसको सीओ को कोट किया हुआ है, यही अधिकारियों के नाम से, मैंने अधिकारी के नाम से कागज लगा दिए हैं, जो कोई नहीं लगाता। आया अधिकारी के नाम से कागज लगाने की हिम्मत किसी पे भी नहीं है। मैंने कब लगाए, जब मैं तंग हो गया, मतलब मेरे को धमकियाँ आने लगी मारने की, मैं परेशान हो गया, मैं ट्विटर में डाला, मुझे आज भी मेरे को पता है, मेरे को झूठी एफ कर रखी है, देखना ट्विटर में आना, मुझे मेरे को झूठी एफ कर रखी है। और किसने की? पुलिस ने। किसके? यहाँ के सदस्यों के थ्रू, क्योंकि उनकी जानकारी थी पुलिस में। तो मैं थोड़ा कठोर व्यक्ति हूँ, बोल देता हूँ, मैं डरता नहीं हूँ कि मुझे कोई मार देगा, पर मैं हाँ पब्लिक में डिक्लेयर कर देता हूँ मेरे साथ ऐसा हो रहा है, और वो होता है। मैं जुलाई से चिल्ला रहा था, बचा लो मेरी हत्या हो जाएगी, एसीपी को बोल रहा हूँ, पुलिस वालों को बोल रहा हूँ, मैसेज डाल रहा हूँ, लास्ट में प्रयास हो जाता है, और फिर मैं जाता हूँ पीड़ितों के, वो मुझे ही कहता है तुझे अंदर कर देंगे, ऐसी धारा लगाता है कि पत्नी पूछो मत। एप्लीकेशन जब ली जाती है, जब 15-16 बंदे हमारे साथ के जाते हैं, तब तो एक एप्लीकेशन, वो भी कहता है कि नोटल जी जिसने पहले हाथ था उसका नाम लिखना बस, और किसी का मत लिखना। बताओ ऐसा होता है? और मैंने वही, फिर भी वही किया, चलो यार कह रहा है इसके रिलेशन है, मैंने बस एक व्यक्ति का नाम लिखा, उसके बाद ही मेरे पे ही झूठी एफ कर दी, बैकडेट में ले गए। ये भ्रष्टाचार है। तुम्हें पता ही आवाज़ उठाता है, अपने लिए तो मैं नहीं उठा रहा ना, मैं तो सोसाइटी के लिए उठा रहा हूँ। तो ये बहुत खतरनाक है। बस अग्रवाल जी वो इस पर कागज़ की जहाँ तक बात है, जितने मेरे पे कागज़ हैं, मैं आपको चैलेंज करता हूँ, पूरे नोएडा, ग्रेटर नोएडा में किसी ने लगाए हो हाथ, चैलेंज है।
कमिश्नर से लेके डीसीपी से लेके एसीपी से लेके पुलिस से लेके जोगी जी से लेके मोदी जी से लेके ऐसा कोई नहीं छोड़ा मैंने, चाहे मेरे कागज ना पहुँचे हों, और सबने आंखें बंद कर रखी हैं। अब मैं क्या हुआ, लास्ट में मुझे ही तोड़ दिया गया, बुलडोजर बुलाए गए, बाहर की टेम्परेरी स्ट्रक्चर के 2 लोहे के गेट तोड़ दिए गए। यहाँ की पब्लिक को ये जो झूठी हमारे यहाँ एक फर्जी है वो बनाई है, उन्होंने भड़का दिया और होकियाँ ले लेके मुझे ढूंढा जा रहा है मारने के लिए। ये स्थिति हुई है मेरी, और मैं पिटा हूँ, और मेरा 2 महीने से इलाज चल रहा है। ये पूरा 9 अक्टूबर से अब तक मेरा इलाज चल रहा है। आज भी, कल भी मैं देहरादून होकर आया हूँ, कल ही आया हूँ देहरादून से।